हेलो एवरीवन। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ करेंगे। आइदर रिफ़र टू प्राइमरी साइड और रिफ़र टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, उसमें संट ब्रांचेज को हम नेगलेक्ट करके ही चलेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि संट ब्रांचेज को नेगलेक्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने में, उससे वोल्टेज रेगुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम वोल्टेज रेगुलेशन में जो वोल्टेज लेते हैं वो लोड का टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं, है ना। इससे पहले हम डिस्कस किए थे इसको। इसका मतलब है कि हम ऐसा करें कि जिधर लोड लगा हुआ है उधर की तरफ ही रिफ़र कर दें सर्किट को, तो हमें और भी आसान हो जाएगा एनालिसिस करने में। तो इसीलिए हम ये जो रेफ़र करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, वो हम रेफ़र टू सेकेंडरी करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट रेफ़र टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में ही हम रेफ़र करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो बताइए, सेकेंडरी में रेफ़र करेंगे तो हम सर्किट कैसा बनेगा? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये वोल्टेज हो गया ना, ऐसा। और उसके बाद अगेन हम वही करेंगे, यहाँ पर लोड लगेगा, है ना। सेकेंडरी टर्मिनल है तो यहाँ पे लोड कनेक्ट होगा। सपोज ये लोड कनेक्टेड एक है जिसका पावर फैक्टर है कुछ 5, है ना। ये हमारे पास एक लोड है जिस लोड का पावर फैक्टर, ठीक है, ये है cos 5 और लैग कर रहा है, ठीक है। लीडिंग भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये यही लोड हमारा लोड का टर्मिनल वोल्टेज हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं V2, है ना। ये है आर हमने कह दिया इसे, ठीक है, आर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, प्राइमरी साइड को सेकेंडरी में रेफ़र किए हैं तो प्राइमरी वाला में डैश लग जाएगा, और सेकेंडरी तो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। सिमिलरली JX, इसको लिखेंगे हम लोग JX1 डैश प्लस X2 और इसमें करंट जा रहा है I2, है ना। ये वोल्टेज V1 डैश हो जाएगा, है ना। प्राइमरी को सेकेंडरी में हमने रेफ़र किया है। करंट जो जाएगा वो I1 डैश हो जाएगा, और I1 डैश एंड I2 विल बी इक्वल, इस केस के लिए इक्वल रहेंगे दोनों। अब बताइए, अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि V1 डैश और V2 में क्या रिलेशन है। हेयर V1 डैश, है ना, इस वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं फेजर फॉर्म में, V2 प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, तो I2 के टर्म्स में लिखते हैं, I2 इंटू R प्लस JX, ठीक है। R ये रेजिस्टेंस है टोटल, X है क्या, रिएक्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया एक वोल्टेज का इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग दो वोल्टेज यहाँ पे हम लोग कंसिडर, वोल्टेज एट नो लोड, इसको हम लोग स्पेशली फाइंड करते थे, है ना। तो एट नो लोड मतलब हुआ लोड कनेक्टेड नहीं है तो I2 इक्वल टू 0 होगा। अब I2 इक्वल टू 0 यहाँ कर देंगे आप, तो V1 डैश, है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा V2 के बराबर, ठीक है। और V2 क्या है हमारा, V2 है
लोड टर्मिनल का वोल्टेज अब ये नो लोड पे हो गया, सो V2 नो लोड है ना, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, V1 डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू V1 डैश, तो नो लोड पे जो वोल्टेज है ये किसके बराबर हो गया, V1 डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर। और लोड सपोज फुल लोड नहीं लगा हुआ है ना, कोई सा भी लोड है, एक होता है फुल लोड, एक को कह सकते हैं नो लोड, उसके बीच में कई सारे लोड हो सकते हैं, हाफ ऑफ फुल लोड, 1/4 ऑफ फुल लोड या फुल लोड। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एट एनी लोड, एट एनी लोड। एनी लोड करने का मतलब फुल लोड का आधा भी लग सकता है, फुल लोड का 1%, फुल लोड का 2%, 30%, कुछ भी हो सकता है। एट एनी लोड, जो लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज ये कितना है, V2 है। समझ गए, जब उस लोड को हमने एक पार्टिकुलर लोड को लगाया, जिस लोड का कुछ वैल्यू है ना, वो फुल लोड नहीं है वहाँ पे, उसका पावर फैक्टर कुछ है, तो उस समय जो वोल्टेज मिल रहा है टर्मिनल पे वो है V2 सिंपली। ठीक है, अगर वो फुल लोड कनेक्टेड होता तो, इफ़ फुल लोड इज़ कनेक्टेड, मान लिया फुल लोड कनेक्टेड वहाँ पे होता, तो हम लोग क्या कहते, लोड टर्मिनल वोल्टेज, हम लोग हर जगह लोड टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं ना, लोड टर्मिनल वोल्टेज है ना, या लोड वोल्टेज जो भी कहें आप, इसका वैल्यू क्या होता है, V2 FL, इसको हम लोग लिखते हैं V2 FL का मैग्नीट्यूड है ना। अगर फुल लोड होता तो, कोई सा भी लोड है तो हमने सिर्फ V2 लिखा है। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन इसका कितना हो जाएगा फाइनली, वोल्टेज रेगुलेशन एट नो लोड वोल्टेज जो V1 डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर है, माइनस एट एनी लोड है ना V2 डिवाइडेड बाय V2 रेटेड, क्योंकि हम सेकेंडरी साइड में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इस वोल्टेज का जो इक्वेशन है इसका यूज करके इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, है ना। एट लैगिंग पावर फैक्टर, सपोज हमने लैगिंग पावर फैक्टर कंसीडर किया है कि लोड हमारा लैगिंग नेचर का है, एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड, है ना। अब हम इस वोल्टेज इक्वेशन को आपके पास यहाँ ला रहे हैं, ये वोल्टेज इक्वेशन, इसका फेजर डायग्राम बनाइए। रेफरेंस V2 को, लोड के वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे हैं V2, है ना। ठीक है, V2 जिसका हम वो मैग्नीट्यूड लेंगे V2 एंगल 0 डिग्री। तो ये हो गया हमारा V2, ठीक है, ये V2 हो गया। करंट लैग करेगा, है ना, क्योंकि हम लैगिंग करंट लिए हैं, तो I2 हो जाएगा इधर, और ये एंगल है हमारा फाई, जिसका cos फाई पावर फैक्टर है। अब V2 प्लस और क्या है, देखिए V2 प्लस I2R, तो I2R इसी के पैरेलल बनाना बताए थे आपको, ये हो गया इसके पैरेलल, ये हो गया I2R प्लस J टाइम्स X2, सॉरी J टाइम्स I2X, तो ये हो गया आपका, थोड़ा ऐसे बड़ा बना लें, ये 90 डिग्री पे ऐसे है, ठीक है, ये है 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है J टाइम्स I2X, ठीक है। अब इन्हीं का जो रिजल्टेंट है वो हमारा हो जाएगा V1 डैश, V1 डैश, क्लियर है। चलिए अब हम इसमें अप्रॉक्सीमेट कैसे एनालिसिस करते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा आगे, ठीक है, ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना।
हमें क्या करना है, अब सपोज आपको कहें कि पहले इसका नाम दे देते हैं, इसको हमने दे दिया ओ, ठीक है, ए, ये पॉइंट है ए, यहाँ पे है बी, सी और ये हो गया डी, सपोज कीजिए ये हमारा डी है, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि क्या ओ ए जो लेंथ है, जो V1 डैश का मैग्नीट्यूड है, वो इस ओ डी के बराबर है क्या, आप कहेंगे नहीं, ये ओ डी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके बराबर करना है तो बिल्कुल इसके ऐसे एक इस तरह का बनाना पड़ेगा आपको, जो यहाँ से कुछ यहाँ कट करेगा, है ना। तो ये वैल्यू अब बराबर हो गया V1 डैश के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इसको आप चाहें तो एक ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, है ना। ये पॉइंट है आपका F, तो OF इज इक्वल टू OA है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे here OA इज इक्वल टू OF, ऐसा है एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन हम कहें कि OA इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OD, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली सही है ना। ये एंगल कहलाता है डेल्टा, ठीक है। ये एंगल किसके बीच में, V2 एंड V1 डैश, इसके बीच का एंगल कहते हैं डेल्टा, लोड एंगल, ठीक है ना। और ये जो वैलिड है तब जब इफ़ डेल्टा इज स्मॉल, अगर डेल्टा स्मॉल है तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, है ना। चलिए, तो अब बताइए, अगर ये एंगल फाई है लोड एंगल, तो ये भी एंगल फाई ही होगा, है ना। और ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई, और ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल भी हो जाएगा फाई, है ना। तो ये आप थ्योरम्स का यूज करके ये एंगल हो जाएगा फाई। जब ये एंगल फाई हो गया तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, है ना। आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, इसको आगे की तरफ ऐसे, और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो अब जब ये फाई एंगल है, ऊपर जो एंगल फाई दिख रहा है, ये है 90 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस फाई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप है I2R और इधर I2X, इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है। तब हमें मिलेगा OB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू O, ये हो गया OD, है ना। OD को हम ये लिखेंगे ना, OB प्लस BC प्लस CD, है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो हम यही यहाँ पे प्रिंसिपल ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, इसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब फेजर डायग्राम से आप देख सकते हैं, फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से आपको दिख रहा है कि जो BC है ना, ये जो BC है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, इस I2 इंटू R का प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लेना है, तो लिखेंगे I2R cos फाई, और हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे सारा, BC इक्वल टू I2R cos फाई, ठीक है। उसी तरह से CD, जिसका वैल्यू MN के बराबर है, अगर हम इसको M कहें और ये N कहें, है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा I2X sin फाई, इसके बराबर। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो OA है ना, उसको लिख सकते हैं OB प्लस BC प्लस CD, इसके बराबर होगा, है ना। यही तो टोटल हमारा, ये जो टोटल है वो क्या है, यही टोटल OD के बराबर है। तो हमने कहा OA इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OD। अब बताइए OA क्या है, V1 डैश का मैग्नीट्यूड,
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, V2 का मैग्नीट्यूड है, प्लस बी सी ये है I2R cos फाई, प्लस ये है I2X sin फाई। तो यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ V1 डैश माइनस V2 ये कितना मिल जाएगा, I2R cos फाई प्लस I2X sin फाई, है ना। यही वैल्यू तो हमें फाइंड करना था वोल्टेज रेगुलेशन में, आपको याद होगा, ये देखिए ये रहा V2 डैश माइनस V2। तो जब हमें ये मिल गया वोल्टेज रेगुलेशन V1 डैश माइनस V2 बाय सेकेंडरी साइड में हम कैलकुलेट कर रहे थे रेफ़र करके, तो V2 रेटेड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम I2R cos फाई प्लस I2X sin फाई डिवाइडेड बाय V2 रेटेड, है ना। तो वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट जो वोल्टेज रेगुलेशन मिला आपको, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन वो कितना मिला, VR I2 कॉमन कर लें डिवाइडेड बाय V2 रेटेड, और ये इसको कहेंगे R cos फाई प्लस X sin फाई। इसको याद रखना है आपको, है ना। ये है किसके लिए, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात किया जाए तो आप सीधा लिखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू I2 बाई V2 रेटेड, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा R cos फाई माइनस X sin फाई, है ना, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। हम डिराइव नहीं कर रहे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लेकिन वैल्यू जब डिराइव करेंगे तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। थैंक यू।